आइकॉनिक डब्ल्यूडब्ल्यूई फिनिशर्स की असली उत्पत्ति। वीडियो शुरू करने से पहले हम रेसल टॉक को ये वीडियो स्पॉन्सर करने के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। इस साल की शुरुआत में ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नेटफ्लिक्स के साथ अपनी ऐतिहासिक डील के बारे में बताया था और इससे फैंस का ये शो देखने का पूरा तरीका ही बदल जाएगा। नेटफ्लिक्स की इस डील से पहली बार ऐसा नहीं होगा कि फैंस का शो देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाएगा, क्योंकि 80 के दशक से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक भारी असर लोगों पर पड़ रहा है। और रेसल टॉक की नई वीडियो, जिसका टाइटल है कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आपका नजरिया बदल दिया है, उसमें उन्होंने फैंस का टीवी और मीडिया देखने में आए बदलाव के पीछे डब्ल्यूडब्ल्यूई के असर की बात करी है। और उन्होंने पूरे विस्तार से बताया है कि कैसे समय समय पर डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने प्रोडक्ट के लिए टेक्नोलॉजी के नए इनोवेशन की मदद ली है और ये तय करती है कि फैंस उनके प्रोडक्ट कैसे देखेंगे और कितना देखेंगे। आपको रेसल टॉक वीडियो ऐसे की वीडियोस का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 10, द स्टाइल्स क्लैश। द स्टाइल्स क्लैश मॉडर्न एरा के सबसे आइकॉनिक और जाने माने मूव्स में से एक है। एजे स्टाइल्स ने अपने इस ट्रेडमार्क फिनिशर को बहुत सारे प्रमोशंस में इस्तेमाल किया है, जैसे TNA, न्यू जापान प्रो रेसलिंग और जाहिर तौर पर WWE में भी। जब बात आती है कि आखिर ये फिनिशिंग मूव शुरू कहां से हुआ था, तब इसकी कहानी थोड़ी अनोखी है और इसकी शुरुआत असल में एक ट्रैम्पोलिन पर पावर बॉम्ब करने की नाकामयाब कोशिश से हुई थी। ITN रेसलिंग के साथ एक इंटरव्यू के दौरान एजे स्टाइल्स ने बताया कि मेरा छोटा भाई एक ट्रैम्पोलिन पर अपने दोस्त को एक पावर बॉम्ब देने की कोशिश कर रहा था। वो उल्टा लटका हुआ था। वो एक दूसरे से बात कर रहे थे और फिर मैं वहां गया और मेरे भाई को एक ट्रैम्पोलिन पर पहला स्टाइल्स क्लैश मिला था। नंबर 9, द स्कल क्रशिंग फिनाले। द मिज को अपने लायक फिनिशिंग मूव ढूंढने में काफी समय लगा था। शुरुआत में द मिज बहुत सारे मूव्स को अपने फिनिशर की तरह इस्तेमाल करते थे, जैसे कि द रियलिटी चेक और विजार्ड ऑफ ओज। ये सारे मूव्स बिल्कुल सही नहीं लगते थे और जब द मिज डीन मेलेंको और आन एंडरसन के साथ मिलकर नए मूव्स के बारे में सोच रहे थे, तब उन्हें द स्कल क्रशिंग फिनाले का ख्याल आया था। द मिज ने इस मूव की शुरुआत के बारे में टिकटॉक पर बात करते हुए बताया है कि तो मैं डीन मेलेंको और आन एंडरसन के साथ गया था और हर लाइव इवेंट और हर टीवी शो मंडे नाइट रॉ के बाद हम बस सोचते रहते थे एक नए फिनिशर के बारे में। उनका पहला आइडिया एक नी DDT का था, जो सबको एक आधे DDT की तरह लगता था, इसलिए हमने वो नहीं किया। उसके बाद घुटने को उठाकर एक नेक ब्रेकर, जो मैं पहले इस्तेमाल करता था, जिसको हम रियलिटी चेक बोलते थे, और उन्होंने कहा कि ये तो कोई फिनिशर नहीं है। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये दोनों मूव्स एक ही काइव में करूं। उसको वो भी अच्छा नहीं लगा। फिर एक दिन डीन ने कहा, तुम एक पूरा नेल्सन करने की कोशिश क्यों नहीं करते और उसके आगे के पैर हटा देना और देखे ये काम करता है या नहीं। और हमने ऐसा ही किया और सबको ये पसंद आया। मुझे ये इसलिए पसंद था क्योंकि मैं ये मूव हर रेसलर पर कर सकता था और ऐसे ही स्कल क्रशिंग फिनाले की शुरुआत हुई थी। नंबर 8, द क्लेमोर। ड्रू मैकिंटायर ने काफी समय तक क्लेमोर फिनिशिंग मूव का इस्तेमाल किया है और इस मूव के बारे में अजीब बात यह है कि ये मूव इस चिंता में बना था कि कहीं मैकिंटायर की पैंट्स फट ना जाए। ब्रोकन स्कल सेशन में एक अपीयरेंस के दौरान मैकिंटायर ने बताया कि 2013 में रॉ पर एक मैच के दौरान वो रायबैक के ऊपर एक बिग बूट मूव करने वाले थे, लेकिन उन्हें चिंता थी कि कहीं उनकी पैंट्स फट ना जाए और इसलिए उन्होंने अपना दूसरा पैर भी हवा में उछाला और इससे ही क्लेमोर की शुरुआत हो गई। मैं अपने पैंट्स फाड़ना नहीं चाहता था और इसलिए मैंने दूसरा पैर भी ऊपर कर दिया। मैंने अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर दिया और उसके साथ साथ खुद को भी। मुझे याद है मैं उठा था। उस मूव के बाद मैं एक आर्म रिंगर कर रहा था। मैंने वो हाथ छोड़ा, रिंग की दूसरी तरफ गया, टैग आउट किया और जमीन पर गिर गया क्योंकि मैंने खुद को ही नॉकआउट कर लिया था। मैं पीछे पहुंचा और किसी ने मुझसे कहा, अगर तुम ये मूव खुद को मारे बिना कर सकते हो तो तुम्हारा ये मूव कमाल का है। समय के साथ ही क्लेमोर ड्रू का प्राइमरी फिनिशिंग मूव बन गया और इसी मूव से उन्होंने WWE में 2 वर्ल्ड टाइटल्स भी अपने नाम किए थे। नंबर 7, द पीपल्स एल्बो। रॉक के किरदार को पीपल्स एल्बो मूव के बिना एटीट्यूड एरा में इतना सफल होते हुए सोचना थोड़ा मुश्किल है। रॉक की अतरंगी हरकतों की वजह से द पीपल्स एल्बो लोगों को बहुत ही पसंद आई थी। ये मूव WWE के इतिहास में सबसे ज्यादा बार करे जाने वाले मूव्स में से एक है। ट्रिपल एच और द अंडरटेकर जैसे लेजेंड्स के मुताबिक द रॉक ने एटीट्यूड एरा में इस मूव का इस्तेमाल दूसरे रेसलर्स का किरदार तोड़ने के लिए किया था, लेकिन अंत में ये उनका परमानेंट फिनिशिंग मूव ही बन गया और फैंस को इस मूव का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। द पीपल्स एल्बो द रॉक के 2 मेन फिनिशर्स में से एक बन गया, क्योंकि वो ज्यादातर रॉक बॉटम मूव का इस्तेमाल करते थे, जो एक मूव के तौर पर ज्यादा असरदार था और इस मूव को पिछले 2 दशकों में कई और रेसलर्स ने करने की कोशिश करी है। नंबर 6, DF5। 2002 में मेन रोस्टर पर आते ही ब्रॉक लेसनर को एक ताकतवर और असली रेसलर की तरह प्रेजेंट किया गया था
और लेसनर का इतनी जल्दी सफल होने के पीछे एक खास वजह उनका फिनिशिंग मूव था। जब लेसनर ने पहली बार F5 का इस्तेमाल किया था तब से ही ये मूव फैंस को बहुत पसंद आ गया था, क्योंकि ये मूव कंपनी में बाकी दूसरे फिनिशिंग मूव से बिल्कुल अलग था। WWE कॉन्फिडेंशियल पर एक खास इंटरव्यू के दौरान लेसनर ने बताया था कि F5 की शुरुआत उनके जापानीज रेसलिंग देखने की वजह से हुई थी। मैं जापानीज रेसलिंग की कुछ वीडियोस देख रहा था और जॉनी लॉरेनाइटिस जो एक रोड एजेंट हैं, उन्होंने मुझे कुछ वैसे ही मूव्स करते हुए देखा था और फिर उन्होंने तय किया कि हम इन दोनों को मिलाकर एक DDT जैसा कोई मूव बनाएंगे, एक घूमता हुआ DDT, और इसमें ओपोनेंट मेरे कंधे पर, और ये काफी खतरनाक लग रहा था और ये असरदार भी था, जो मुझे काफी पसंद आया। नंबर 5, दी AA। जॉन सीना के मूव AA की एक मजेदार कहानी है। सीना ने इस मूव का इस्तेमाल 2003 में पहली बार ब्रॉक लेसनर के साथ एक मेन इवेंट लेवल मैच में किया था। ये मूव जिसे पहले FU कहा जाता था, उसका इस्तेमाल लेसनर के F5 की जगह किया गया और ये एक बढ़िया तरीका था जिससे ये मूव लोगों को इतना ज्यादा पसंद आ गया कि सीना ने इस मूव को अगले 2 दशकों तक इस्तेमाल किया। बस्टेड ओपन रेडियो पर ECW के लेजेंड टॉमी ड्रीमर ने बताया कि क्योंकि सीना का मूव AA उनके अपने मूव डेथ वैली ड्राइवर का ही एक वर्जन था और ड्रीमर उस वक्त तक टीवी पर अपना ये मूव इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए सीना ने उनसे ये मूव इस्तेमाल करने के लिए बहुत अच्छे से पूछा था। मैं बताता हूँ कि क्या अलग था, क्योंकि इस बिजनेस में सिर्फ इज्जत जरूरी है। हाँ है, शुरुआत में जब WWE जॉन को मूव इस्तेमाल करने का दबाव दे रही थी तब वो मेरे पास आए और कहा, उन्होंने मीटिंग में मुझे आपका फिनिशर इस्तेमाल करने की राय दी है। मैं आपके पास आना चाहता था, अगर आप नहीं चाहते कि मैं ऐसा करूं तो मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा, मेरे पास आने के लिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। मैं इस मूव से वैसे भी नहीं जीत रहा और जाहिर है वो भी ये मूव तुम्हें ही देना चाहते हैं, तो तुम्हें ये करना चाहिए। किसी और के पास जाकर बस ऐसे कहना भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्हें इस बात की परवाह थी। नंबर 4, द पेडिग्री। जब हम WWE में सबसे फेमस और सफल फिनिशिंग मूव्स को रैंक करते हैं तब पेडिग्री जाहिर तौर पर उस लिस्ट में ऊपर ही आएगा। ये मूव ट्रिपल एच ने पहली बार 90s में किया था और ये वाकई में एक असरदार मूव लगता था और इसमें कुछ बदलाव भी किए गए जो करने बहुत जरूरी भी थे। इस मूव की शुरुआत की कहानी ट्रिपल एच के रेसलिंग सीखने के समय की है। ये तो सब लोग जानते ही हैं कि ट्रिपल एच को किलर कोवल्स्की ने ट्रेनिंग दी थी और कोवल्स्की का भी एक मूव था जो पेडिग्री की तरह ही लगता था और इसलिए ट्रिपल एच ने उसकी नकल करी और इसे अपना बनाने के लिए उस मूव में कुछ बदलाव भी किए। फॉक्स स्पोर्ट्स से बात करते हुए ट्रिपल एच ने बताया, मेरे लिए पेडिग्री की शुरुआत तब हुई थी जब मैं किलर कोवल्स्की के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। कोवल्स्की एक ऐसा स्पॉट करते थे जिसमें वो एक ओपोनेंट का सर अपने घुटनों के बीच में रखते थे और कूदते थे, जिससे ओपोनेंट की गर्दन पर झटका लगता था। मुझे बस लगा कि अगर वो कूदकर सीधे अपने घुटनों के बल ही गिरे तो ये एक पाइल ड्राइवर जैसा हो सकता है। और जब मैंने वो देखा, मैंने सोचा अगर आप ओपोनेंट का हाथ पकड़ लें तब तो ये पक्का एक पाइल ड्राइवर बन जाएगा। तो ये कुछ ऐसे शुरू हुआ था मेरे दिमाग में। मुझे हमेशा लगता था कि ये कुछ खास है जो मैंने आज से पहले कभी होते हुए नहीं देखा था। ये मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा था। ओपोनेंट के हाथ उसके पीछे ही पकड़ना और फिर कूदकर उन्हें फिर मुंह के बल पूरी तरह गिरा देना। नंबर 3, गोल्डबर्ग स्पेयर। गोल्डबर्ग का स्पेयर मूव इस मूव का सबसे बेहतरीन वर्जन माना जाता है। गोल्डबर्ग का वर्जन हमेशा खतरनाक और असरदार लगता था और ये जैक हैमर मूव से पहले हमेशा एक अच्छा बदलाव रहता था। गोल्डबर्ग ने टॉक इस जेरिको शो पर अपने अपीयरेंस के दौरान स्पेयर के अपने वर्जन की कहानी बताई और गोल्डबर्ग के मुताबिक ये बस एक साधारण फिनिशर था जो WCW में उनके पहले मैच के दौरान बस हो गया था। जैमी ने कहा, तुम्हारा फिनिशर क्या है? मैंने कहा, फिनिशर? वो क्या होता है? मेरा कोई फिनिशर नहीं है। फिर उन्होंने कहा, तुम चाहे जो करो लेकिन वो असरदार होना चाहिए जो लोगों को हमेशा याद रहे। फिर मैं रिंग में गया और मैनी और मैं घूम रहे थे और मैंने कहा, मैनी क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा है? उसने कहा, हाँ है। तब मैंने कहा, तो फिनिश के दौरान अपना सर नीचे करो, पैर फैलाओ और बस सब मुझ पर छोड़ दो, बस पकड़े रहना। और फिर मैंने वो किया और मेरे लिए वो एक आम मूव था और मैं पीछे गया और सबके मुंह खुले हुए थे, सब हैरान थे और कह रहे थे, तुमने जो भी अभी किया वो अब हर बार करना। नंबर 2, एंड ऑफ डेज। ऐसा अक्सर होता है कि आजकल के फिनिशर्स की बहुत निंदा होती है। कुछ फैंस का मानना है कि आजकल के फिनिशर्स बहुत आलस भरे होते हैं और उनमें से ज्यादातर मूव्स पिछले किसी मूव की ही नकल होते हैं। लेकिन जब बात बैरन कॉर्बिन के मूव के एंड ऑफ डेज की आती है तब उन्होंने कुछ बिल्कुल ही अलग कर दिया है। और अच्छी बात यह है कि WWE भी इस मूव को जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से इस मूव को मॉडर्न डे रेसलिंग के सबसे शानदार फिनिशर्स में गिना जाता है। इस मूव की कहानी हैरान कर देने वाली है। असल में इस मूव की शुरुआत बैरन कॉर्बिन और सैमी कैलहन के रिंग में मजाक करने से हुई थी। क्रिस वैन फ्लीट के साथ इनसाइड पर बातचीत के दौरान कॉर्बिन ने बताया कि
परफॉर्मेंस सेंटर में वहाँ एक क्रैश पैड रिंग है, आप वहाँ जाकर नई चीजें ट्राई कर सकते हो। सैमी कैलहन नाम का एक नया रेसलर था, मैं उसके साथ रिंग में ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा था और उसने फिर कुछ ऐसा किया जिसमें बॉटम रोप से कूदा और फिर तुम्हें एक DDT दे दिया और मैं बस उसके साथ मजाक में लड़ रहा था और वो कूदा, मैंने उसे पकड़ा और मैंने उसे एक एंड ऑफ डेज मूव दिया। हम दोनों उठकर बैठ गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहा, रुको जरा, ये क्या हुआ अभी। नंबर 1, द RKO। रैंडी ऑर्टन का RKO मूव एक लेजेंडरी मूव है और हालांकि वो पहले रेसलर नहीं है जिसने इस मूव को एक फिनिशर की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन ऑर्टन का वर्जन बेशक इस मूव का सबसे फेमस और सफल वर्जन है। इस मूव के बारे में एक अजीब बात यह है कि ऑर्टन के फादर काउबॉय बॉब ऑर्टन ने ही ये मूव पहली बार 80s के दशक में इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी ऑर्टन अपने पिता को अपने मूव के पीछे की प्रेरणा नहीं मानते हैं। लोगन पॉल के साथ इम्पल्सिव नाम के शो पर अपीयरेंस के दौरान ऑर्टन ने बताया कि वो जॉन लॉरेनाइटिस और डायमंड डेलास पेज से इंस्पिरेशन लेते हैं। तो क्या तुम कभी जॉन लॉरेनाइटिस से मिले हो? तो वो टैलेंट रिलेशंस के हेड थे। मेरे आधे से ज्यादा करियर के दौरान वो एक मूव करते थे जिसका नाम था एस क्रशर, RKO से बहुत मिलता जुलता। डायमंड डेलास पेज, जिन्हें मुझे यकीन है तुम जानते ही होगे, वो डायमंड कटर करते थे। इन दोनों मूव्स ने ही मुझे कहीं ना कहीं RKO जैसे मूव को बनाने की इंस्पिरेशन दी थी। मुझे एक ऐसा मूव चाहिए था जो मैं सब पर इस्तेमाल कर सकूं, जो मैं रे मिस्टीरियो, ओमोस और बाकी सब पर कर सकूं। समझ रहे हो, मैं एक फिनिशिंग मूव हर तरह के रेसलर पर इस्तेमाल करना चाहता था और ये सबसे बढ़िया फैसला था। सच में ये बढ़िया फैसला था। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे WWE फिनिशर्स के पीछे की असली कहानी। वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।